द हिंदू अखबार के संपादकीय विश्लेषण में आपका स्वागत है। सोचिए, क्या एक दलदली, वीरान और लगभग बेजान सीमा भारत और पाकिस्तान के बीच अगले बड़े टकराव की वजह बन सकती है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हालिया बयानों ने सर क्रीक को लेकर इसी चिंता को फिर से हवा दे दी है। आज हम इसी जटिल मुद्दे की एक-एक परत को खोलेंगे और समझेंगे कि इन बयानों के असली मायने क्या हैं। इस पूरे मुद्दे को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे रक्षा मंत्री की चेतावनी से, फिर सर क्रीक के भूगोल को जानेंगे, समझेंगे कि ये दलदली जमीन इतनी जरूरी क्यों है, फिर नई सुरक्षा चुनौतियों पर बात करेंगे और आखिर में राजनीति से ऊपर उठकर रणनीति को प्राथमिकता देने की जरूरत पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात उसी बयान की करते हैं जिसने इस पूरी बहस को जन्म दिया है। देखिए, जब किसी संवेदनशील सीमा पर कोई राजनीतिक बयान दिया जाता है तो वो सिर्फ शब्द नहीं होते, वो आने वाली पॉलिसी और बढ़ते तनाव का एक संकेत भी हो सकते हैं। रक्षा मंत्री का ये कहना कि कराची का एक रास्ता सर क्रीक से होकर जाता है, ये सिर्फ चौंकाने वाला नहीं बल्कि इसके गहरे मायने हैं। ये बात सीधे सीधे 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की याद दिलाती है, जब भारतीय सेना लाहौर के बाहरी इलाके तक पहुंच गई थी। दोनों देशों के बीच जिस तरह का तनाव अभी है और बातचीत लगभग बंद है, ऐसे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हालातों को और बिगाड़ सकता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये सर क्रीक है क्या भला, और ठीक इसी वक्त ये बयान इतना मायने क्यों रखता है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें इसके ज्योग्राफी और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस दोनों को समझना होगा। किसी भी बयान के असर को समझने से पहले जमीनी हकीकत जानना बहुत जरूरी हो जाता है, और सर क्रीक के मामले में तो इसका भूगोल ही इस पूरे विवाद की जड़ है जो इसे इतना जटिल और अनसुलझा बनाता है। तो देखिए सर क्रीक जो है वो भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध के बीच एक वीरान दलदली इलाका है। यहाँ पानी के रास्ते किसी मकड़ी के जाले की तरह फैले हुए हैं और ज्वार भाटा लगातार बदलता रहता है। मतलब यही इसकी पहचान भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। यहाँ का भूगोल ही इसे लगभग अजेय बना देता है। अब बस कल्पना करके देखिए, पानी के टेढ़े मेढ़े रास्ते, हर पल बदलते ज्वार भाटे जो नाव चलाने को एक बुरे सपने जैसा बना देते हैं। ऊपर से दूर दूर तक ना कोई सड़क, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, और हाँ, यहाँ कोई आम आबादी भी नहीं रहती। अब आप ही सोचिए, ऐसी जगह पर बड़े पैमाने पर फौज की कोई बड़ी कार्रवाई करना लगभग नामुमकिन है। इस इलाके की अहमियत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत की तरफ जो मुहाना है वहाँ पहले से ही मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी है। मतलब बीएसएफ, आर्मी, कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स सबकी यहाँ मजबूत मौजूदगी है। ये दिखाता है कि भारत इस इलाके को कितनी गंभीरता से लेता है। चलिए अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर इतना मुश्किल दलदली इलाका दोनों देशों के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? इसके पीछे कौन से स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक दाव लगे हैं? तो इस दलदल के नीचे छिपा क्या है? देखिए, इसका महत्व डबल है। एक तो आर्थिक तौर पर कहा जाता है कि यहाँ तेल और गैस के बड़े भंडार हो सकते हैं और ये मछली पकड़ने के लिहाज से भी बहुत ज़रूरी एरिया है। लेकिन स्ट्रैटेजिक तौर पर तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये भारत के दो बहुत बड़े पोर्ट्स मुंद्रा और कांडला के एकदम पास है। सीधा सा मतलब है, इस इलाके पर कंट्रोल का मतलब है भारत की इकोनॉमिक लाइफलाइन की सुरक्षा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये जो पारंपरिक ज़मीनी विवाद हैं, इसमें अब ड्रोन और चीन जैसे नए एंगल जुड़कर मामले को और भी ज़्यादा पेचीदा बना रहे हैं। ये नंबर देखिए ज़रा, 400। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन ड्रोन्स की अनुमानित संख्या है जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए थे। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, बल्कि भारत के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की एक सोची समझी बड़े पैमाने पर की गई कोशिश थी। और ये दिखाता है कि लड़ाई का तरीका अब बदल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर ने इस लड़ाई को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया। लेह से लेकर सरक्रीक तक सोचिए, 36 अलग अलग जगहों पर ड्रोन से हमले किए गए हैं। हाँ, भारतीय सेना ने कई ड्रोन्स को मार गिराया, लेकिन इस एक घटना ने यह साफ कर दिया कि अब लड़ाई का मैदान सिर्फ जमीनी सरहदें नहीं बल्कि आसमान भी बन चुका है। अब भारत की चिंता को और बढ़ाने वाली एक और बात है, वो है कच्छ के रण के उस हिस्से में चीनी मदद से चल रहे माइनिंग और पावर प्रोजेक्ट्स जो पाकिस्तान की तरफ है। ये सिर्फ कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये भारत को घेरने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है।
तो ये खतरा परत दर परत बढ़ रहा है। इसको ऐसे समझिए, पहली लेयर है पाकिस्तान का ड्रोन हमला, दूसरी लेयर है इलाके में चीन की आर्थिक मौजूदगी, और तीसरी और सबसे खतरनाक लेयर है इन दोनों के मिल जाने का खतरा। मतलब जब बीजिंग और इस्लामाबाद मिलकर भारत के खिलाफ एक जॉइंट मिलिट्री स्ट्रेटेजिक चुनौती पेश करें, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसे भारत बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तो अब आते हैं हम अपने आखिरी हिस्से पर, जहां हम द हिंदू के एडिटोरियल के मेन तर्क को देखेंगे, जो असल में सावधानी और डिप्लोमेसी पर जोर देता है। यहाँ पर भारत की पॉलिसी में एक अजीब सा खिंचाव दिखता है। एक तरफ है रक्षा मंत्री, जिनकी चेतावनी है कि किसी भी हमले का ऐसा जवाब मिलेगा जो इतिहास और भूगोल दोनों बदल देगा, और दूसरी तरफ है भारत का ऑफिशियल स्टैंड, जो हमेशा से कहता आया है कि इस मुद्दे को बातचीत से सुलझाया जाएगा। तो ये जो दोहरी बातें हैं, ये एक बड़ी दुविधा दिखाती हैं, ताकत का प्रदर्शन करें या डिप्लोमेसी से हल निकालें। तो ऐसे में भारत को करना क्या चाहिए? एडिटोरियल 3 रास्ते सुझाता है। पहला, दुनिया भर में जो जियोपॉलिटिकल उठापटक चल रही है, उसे देखते हुए हर कदम बहुत सोच समझकर और समझदारी से उठाना होगा। दूसरा, नेशनल सिक्योरिटी जैसे गंभीर मुद्दे को घरेलू राजनीति से अलग रखना होगा। और सबसे जरूरी, किसी भी मिलिट्री एक्शन के बारे में सोचने से पहले डिप्लोमेसी यानी बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रखने होंगे। और आखिर में हम आपको इसी बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं कि कोई भी देश अपनी सुरक्षा के लिए कड़े एक्शन लेने और डिप्लोमेसी की समझदारी दिखाने के बीच एक बैलेंस कैसे बना सकता है। ये वो सवाल है जो सर क्रीक के मामले में भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। जापान की पॉलिटिक्स में एक नया और बहुत ही पावरफुल चेहरा सामने आ रहा है, सनाए तकाइची। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये हैं कौन और इनके आने से जापान और पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है। तो हमारा अगला एडिटोरियल टॉपिक है सनाए तकाइची। चलिए इसी पर आज विस्तार से बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जापान की इस नई लीडर की, जिन्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम दिया गया है, जापान की आयरन लेडी। तो सवाल उठता है कि आखिरी सनाए तकाइची हैं कौन? देखिए, वो जापान की जो सबसे पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी है ना, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एलडीपी, उसकी कमान संभालने वाली पहली महिलाएं हैं। और तो और उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का प्रोटीजी, मतलब उनका करीबी माना जाता है। उनकी सोच जो है वो सोशली काफी कंजर्वेटिव और राइट विंग मानी जाती है, और इन्हीं सब वजहों से ये उम्मीद है कि वो जापान की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बन सकती हैं। और ये जो आयरन लेडी वाला निकनेम है ना, वो ऐसे ही नहीं मिला। उन्होंने खुद कहा है कि वो ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर की बहुत बड़ी प्रशंसक हैं। तो बस यहीं से पता चलता है कि उनकी लीडरशिप स्टाइल कितनी मजबूत और दृढ़ होने वाली है। लेकिन एक बात और है, वो एक पोलराइजिंग फिगर भी हैं। मतलब उनके कुछ विचार ऐसे हैं जो लोगों को 2 गुटों में बांट देते हैं। जैसे वो जापान का जो शांतिवादी संविधान है उसमें बदलाव चाहती हैं, ताकि देश एक मजबूत सेना रख सके। वहीं दूसरी तरफ वो इमिग्रेशन के सख्त खिलाफ हैं। और सिर्फ यही नहीं, शादी के बाद महिलाओं के सरनेम या फिर रॉयल फैमिली में महिलाओं के उत्तराधिकार जैसे मुद्दों पर भी उनका जो ट्रेडिशनल नजरिया है उसकी काफी आलोचना होती है। तो ये तो हुई उनकी पहचान की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि तकाइची के सामने देश के अंदर यानी डोमेस्टिक लेवल पर क्या क्या मुश्किलें हैं। क्योंकि सच तो ये है कि जापान का पॉलिटिकल सीन इस वक्त काफी उथल-पुथल से गुजर रहा है। इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का अंदाजा बस एक बात से लगा लीजिए, उनसे जो पहले थे शिगेरू इशिबा, वो 1 साल भी पूरा नहीं कर पाए अपने पद पर। मतलब साफ है कि तकाइची को विरासत में एक बहुत ही अस्थिर माहौल मिला है। अब अगर देश के अंदर की चुनौतियों की बात करें तो लिस्ट काफी लंबी है। सबसे पहले तो उन्हें एक टूटी-फूटी कोalition सरकार चलानी है, क्योंकि उनकी पार्टी एलडीपी और उसकी पार्टनर कुमेइतो दोनों ही हाउसेज में मेजॉरिटी खो चुकी हैं। इसके अलावा जापान की जो पुरानी समस्याएं हैं, जैसे कि इकोनॉमी का सुस्त पड़ना और देश की आबादी का लगातार कम होना, ये सब भी उनके सामने पहाड़ बनकर खड़ी हैं। तो ये तो हुई देश के अंदर की बातें। अब जरा दुनिया के नक्शे पर नजर डालते हैं, क्योंकि तकाइची को एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से भी निपटना है।
अगर जापान के फॉरेन रिलेशंस की बात करें तो यहाँ भी चुनौतियां कम नहीं हैं। अमेरिका के साथ रिश्ते ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बाद से थोड़े हिले हुए हैं। चीन के साथ तो टकराव की आशंका बढ़ ही गई है, क्योंकि चीन को लेकर ताकाईची का रुख काफी हार्डलाइनर है। और रही बात साउथ कोरिया की, तो उसके साथ जो रिश्ते सुधर रहे थे उन पर भी अब खतरा मंडरा रहा है। खासकर साउथ कोरिया के साथ टेंशन की एक बड़ी वजह है उनका कंट्रोवर्शियल यासुकुनी श्राइन का दौरा। ये वो जगह है जहां वर्ल्ड वॉर II के वॉर क्रिमिनल्स को भी सम्मान दिया गया है। जाहिर है ये बात पड़ोसी देशों को पसंद नहीं आती। ऊपर से वॉर के हर्जाने को लेकर भी उनका जो सख्त रवैया है वो भी रिश्तों में खटास पैदा करता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इन सबका इंडिया जापान के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा? चलिए अब जरा नई दिल्ली के नजरिए से इसे समझते हैं। आपको जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन इंडिया में उनकी जीत को ज्यादातर पॉजिटिव तरीके से ही देखा जा रहा है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह है आबे फैक्टर। तकाईची जो हैं वो पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बहुत करीब रही हैं, और हम सब जानते हैं कि आबे के टाइम में ही इंडिया जापान के रिश्ते एक नए लेवल पर पहुंचे थे, चाहे वो क्वाड का बनना हो या बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पार्टनरशिप हो। तो बस इसी कनेक्शन की वजह से इंडिया में एक पॉजिटिव उम्मीद जगी है। इंडिया को उम्मीद है कि उनके आने से कई जरूरी एरियाज में कोऑपरेशन न सिर्फ जारी रहेगा बल्कि और मजबूत होगा, जैसे कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग, एक मजबूत इंडो पैसिफिक पॉलिसी और हाँ, क्वाड को लेकर कमिटमेंट। तो कुल मिलाकर बात यह है कि नई दिल्ली टोक्यो में एक स्ट्रांग लीडर चाहता है, एक ऐसा लीडर जो इस पूरे रीजन में जो जियोपॉलिटिकल उथल-पुथल चल रही है उसे संभालने में मदद कर सके। तो आखिर में एक ही बड़ा सवाल बचता है, क्या जापान की ये आयरन लेडी अपनी पार्टी को और इस पूरे रीजन को एक साथ जोड़कर रख पाएंगी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। तो हमारा अगला और तीसरा संपादकीय विषय है गाजा युद्ध विराम योजना का एक गहन शैक्षिक विश्लेषण, जिसे एक अनुभवी राजनयिक के नजरिए से देखा गया है। ये टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बारीक समझ के लिए भी काफी अहमियत रखता है। नमस्कार, आज हम गाजा में शांति के लिए पेश किए गए एक 20 सूत्री प्रस्ताव की परतें खोल रहे हैं, और ये पड़ताल संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व राजदूत TS तिरुमूर्ति के विश्लेषण पर आधारित है। हमारे स्रोत का ये जो शक्तिशाली बयान है, ये इस योजना के मूल द्वंद्व को सामने रखता है। चलिए जरा गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो ये है वो रोड मैप जिसे हम आज फॉलो करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे ये देखने से कि इस योजना में असल में है क्या। चलिए इस योजना की डिटेल्स में उतरते हैं, जिसे महीनों के भीषण संघर्ष के बाद एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश किया गया था। इसका ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया, जिस पर हमास का जवाब तो आया, लेकिन शर्तों के साथ, और इजराइल भी कुछ ज्यादा खुश नजर नहीं आया। ये प्लान बनाया तो गया है युद्ध के बाद गाजा के सभी बड़े पहलुओं को देखने के लिए, और विश्लेषक ये भी मानते हैं कि ये फिलिस्तीनियों की युद्ध से पैदा हुई थकान का फायदा उठाने की कोशिश भी है। और यही इजराइल के लिए सिक्योरिटी गारंटी इस पूरे प्रस्ताव की नींव है। लेकिन इस मंजिल तक पहुंचने का जो रास्ता इसमें दिखाया गया है, असल में सारी आलोचना उसी को लेकर है। और यहीं से इस प्लान की सबसे बड़ी आलोचना शुरू होती है। ये कहा जा रहा है कि ये प्लान असल में इच्छाओं की एक लिस्ट ज्यादा है, न कि कोई ठोस स्टेप बाय स्टेप रोड मैप जिसे लागू किया जा सके। अब यहां जो चीज देखने वाली है वो है इस प्लान का एक तरफा झुकाव। मतलब प्लान ये तो साफ साफ टाइमलाइन के साथ बताता है कि फिलिस्तीनी पक्ष को क्या करना है, लेकिन जब बात इजरायली कमिटमेंट्स की आती है तो सब कुछ गोलमोल और अस्पष्ट छोड़ दिया गया है। और इसी अस्पष्टता का एक और मतलब है कि ये एक मुकम्मल सीज़फायर डील भी नहीं है। सोचिए, ये प्लान लागू होने के साथ साथ लड़ाई जारी रखने की भी इजाजत देता है, और जाहिर है यही हमास के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि ये जो अस्पष्टता है, ये कैसे सारा का सारा दबाव फिलिस्तीनी पक्ष पर डाल देती है। तो बात यह है कि जैसे ही बंधकों को रिहा करने का इजराइल का जो मेन मकसद है वो पूरा होता है, पावर बैलेंस पूरी तरह से एक तरफ झुक जाता है, और इस पूरी प्रोसेस को देखने के लिए कोई न्यूट्रल, कोई इंडिपेंडेंट बॉडी भी नहीं है। लेकिन यहाँ एक और परत है। कैदियों के अदला बदली का जो वादा है वो सुनने में अच्छा लगता है, पर लेखक एक बहुत बड़ी सिस्टमिक प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है। अगर इस मुद्दे की गंभीरता को समझना है तो जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। 18,000 ये वो संख्या है फिलिस्तीनियों की जिन्हें 7 अक्टूबर के बाद से सिर्फ वेस्ट बैंक में गिरफ्तार किया गया है,
और यही आंकड़ा लेखक के तर्क को वजन देता है कि कुछ कैदियों को छोड़ने का ज़मीनी हकीकत पर शायद ही कोई बड़ा असर पड़े। आलोचना का अगला बड़ा मुद्दा जुड़ा है गाज़ा के भविष्य के शासन से। तो ये प्लान एक टेक्नोक्रेटिक कमेटी बनाने की बात करता है, मतलब एक्सपर्ट्स की एक कमेटी। सुनने में तो ठीक लगता है, लेकिन पेंच ये है कि ये कमेटी एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के अंडर काम करेगी, जिसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि फिलिस्तीनी अपने भविष्य का फैसला खुद नहीं कर पाएंगे, और इसी बात को हमास ने नामंजूर कर दिया है। इसको और बेहतर समझने के लिए जरा पिछले लेजिस्लेटिव चुनाव पर एक नज़र डालते हैं। और ये आंकड़े उस पॉलिटिकल रियलिटी को बिल्कुल साफ कर देते हैं जिसे ये प्लान नज़रअंदाज कर रहा है। यही वो पॉलिटिकल रियलिटी थी जिसके चलते आखिर में गाज़ा और वेस्ट बैंक में बंटवारा हुआ। तो हमास का ये जो स्टैंड है, ये प्लान के प्रस्ताव और फिलिस्तीनी सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी आत्मनिर्णय की इच्छा के बीच की बड़ी खाई को दिखाता है। और ये हमें लाता है लेखक की सबसे महत्वपूर्ण आलोचना पर, फिलिस्तीनी राज्य के मूल मुद्दे पर इस योजना की पूरी तरह से चुप्पी। लेखक का तर्क है कि आर्थिक विकास पर यह सारा जोर असल में जो बुनियादी राजनीतिक मसला है उससे ध्यान भटकाने जैसा है, और प्लान की बुनियाद ही इस बात को पुख्ता कर देती है। ये प्लान ये इंटरनेशनल लॉ, यूएन के प्रस्तावों या 1967 की सीमाओं जैसे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय ढांचे पर आधारित नहीं है। ये पूरी तरह से सिर्फ अमेरिका और इजराइल के स्ट्रेटेजिक हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। लेखक एक और अहम बात की ओर इशारा करते हैं, और वो हैं अब्राहम समझौते। ये वो समझौते हैं जिनसे इजराइल और कुछ अरब देशों के रिश्ते सामान्य हुए हैं। इसके चलते हो सकता है कि अब बड़े खाड़ी देश भी टू स्टेट सॉल्यूशन पर जोर देने की बजाय अपने दूसरे हितों को ज्यादा तवज्जो दें। तो जब एक तरफ इजरायली लीडरशिप बार बार कह चुकी है कि वो फिलिस्तीनी राज्य कभी नहीं बनने देंगे, तो दूसरी तरफ आत्मनिर्णय का यह अकेला जिक्र बिल्कुल बेमानी सा लगता है। तो कुल मिलाकर ये विश्लेषण यही बताता है कि ये प्लान एक आज़ाद फिलिस्तीन के सबसे बुनियादी सवाल को भविष्य में इतनी दूर धकेल देता है कि शायद वो मंजिल कभी आए ही नहीं। और ये सब हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है, एक ऐसा सवाल जो इस पूरे इलाके का भविष्य तय करेगा कि अगर ये प्लान नाकाम होता है तो फिर शांति का दूसरा रास्ता आखिर है क्या। चलिए अब आते हैं हमारे चौथे और आखिरी संपादकीय विषय पर, और वो है रोजगार को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना। देखिए, भारत आज दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश तो है ही, साथ ही सबसे युवा भी है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी के लिए अच्छी नौकरियां पैदा करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो आइए इस पूरे मुद्दे को जरा गहराई से समझते हैं। हाँ, ये जो आंकड़ा है ना, ये सच में सोचने पर मजबूर करता है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री मतलब CII, इनके मुताबिक अगले सिर्फ 25 सालों में भारत की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसमें 13.3 करोड़ लोग और जुड़ जाएंगे। अब जरा सोचिए, ये दुनिया भर में जो टोटल वर्कफोर्स बढ़ेगी उसका करीब करीब 18% है। तो ये एक बहुत बड़ा मौका भी है, पर साथ ही एक उतनी ही बड़ी गंभीर चुनौती भी। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। हमारे पास ये युवा शक्ति, ये यूथ पावर तो है, पर सवाल ये है कि क्या हमारे पास उन्हें सही मौके देने के लिए कोई मजबूत, कोई ठोस रणनीति है? क्या हम इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को, मतलब जो युवा आबादी से फायदा मिलता है, उसे सच में एक फायदे में बदल पाएंगे, या फिर ये कहीं एक बोझ ना बन जाए? तो इस पूरे विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले बात करेंगे भारत के डेमोग्राफिक अवसर की, फिर देखेंगे कि राष्ट्रीय रोजगार चुनौती क्या है, इसके बाद एक यूनिफाइड पॉलिसी ब्लूप्रिंट पर नजर डालेंगे, फिर उन सेक्टर्स को पहचानेंगे जहां सबसे ज्यादा नौकरियां हैं, साथ ही क्वालिटी और इंक्लूजन पर फोकस करेंगे, और आखिर में 2047 के विजन पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत के डेमोग्राफिक अवसर की। देखिए, ये एक सुनहरा मौका है, एक गोल्डन पीरियड है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहने वाला। हमारे पास एक्शन लेने के लिए बहुत ही लिमिटेड टाइम है। यहाँ पे ना इस टाइमलाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। आज की तारीख में हम एक युवा देश हैं। अगले 25 सालों में 13.3 करोड़ नए वर्कर्स जुड़ने वाले हैं, लेकिन एक अनुमान ये कहता है कि लगभग 2043 के आसपास हमारी वर्कर पॉपुलेशन अपने पीक पर होगी, मतलब अपने चरम पर। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इस मौके को भुनाने के लिए हमारे पास मोटे तौर पर सिर्फ 2 दशक हैं। अब सवाल उठता है कि ये इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, अगर बड़े पैमाने पर अच्छी क्वालिटी जॉब्स मिलती हैं तो लाखों लोग गरीबी से बाहर आ सकते हैं। इससे रीजनल और सोशल जो असमानताएं हैं वो कम हो सकती हैं।
और ये पक्का हो सकता है कि ग्रोथ का फायदा सब तक पहुंचे। और भारत जैसी कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी में अच्छी नौकरियां ग्रोथ को न सिर्फ स्टेबलाइज करती हैं बल्कि उसे तेजी भी देती हैं। अच्छा, अब आते हैं असली चुनौती पर। देखिए, बहुत सारी पहले हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसके बावजूद भारत में रोजगार के लिए एक सिंगल यूनिफाइड नेशनल फ्रेमवर्क की कमी है, और बस यही वो गैप है जिसे हमें भरने की जरूरत है। यहां जो असली प्रॉब्लम है ना, वो लेबर मार्केट के डिमांड और सप्लाई के बीच के मिसमैच में है। एक तरफ है डिमांड, जो इकोनॉमिक ग्रोथ से तय होती है, और दूसरी तरफ है सप्लाई, जो वर्कर्स की स्किल्स, उनकी मोबिलिटी और सोशल नॉर्म्स पर डिपेंड करती है। और इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप बना हुआ है। और इस गैप का एक बहुत बड़ा कारण है हमारे ग्रेजुएट्स की एम्प्लॉयबिलिटी, मतलब वो नौकरी के लिए कितने तैयार हैं। हमारे कॉलेजों का जो सिलेबस है उसे इंडस्ट्री की ज़रूरतों के हिसाब से तुरंत अपडेट करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे ग्रेजुएट्स जब बाहर निकलें तो वो जॉब रेडी हों। तो प्रॉब्लम तो एकदम साफ है। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। हमें ज़रूरत है एक कॉम्प्रिहेंसिव और यूनिफाइड नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी की, नौकरियों के लिए एक नेशनल रोड मैप की। अब ये जो पॉलिसी बनेगी, इसका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है? तो देखिए, टॉप लेवल पर निगरानी के लिए एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज हो सकता है, कोऑर्डिनेशन के लिए ज़रूरी मंत्रालय और इंडस्ट्री के लोग हों, और ज़मीनी स्तर पर मतलब ग्रास रूट लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज़ हों, क्योंकि वही लोग लोकल चुनौतियों को सबसे बेहतर समझते हैं। तो फिर इस पॉलिसी के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए? सबसे पहले तो टाइम बाउंड गोल सेट किए जाएं, फिर उन हाई पोटेंशियल सेक्टर्स को पहचाना जाए जहां सबसे ज़्यादा जॉब्स बन सकते हैं। इसके साथ ही ट्रेड, इंडस्ट्रियल और एजुकेशन पॉलिसीज़ में एक तालमेल, एक अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, महिलाओं और जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं उनके रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर करना और स्किलिंग में AI और रोबोटिक्स जैसी नई टेक्नोलॉजी को शामिल करना, ये भी उतना ही ज़रूरी है। ठीक है, पॉलिसी तो बन जाएगी, पर सवाल यह है कि ये नौकरियां आएंगी कहां से? मतलब वो कौन से की जॉब इंजन्स हैं? हमें उन सेक्टर्स पर फोकस करना होगा जहां बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने का पोटेंशियल है। तो हमें टेक्सटाइल्स और टूरिज्म जैसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पर ध्यान देना होगा। साथ ही एग्रो प्रोसेसिंग, रियल एस्टेट और हेल्थ केयर भी इसमें शामिल हैं। और हां, हम MSMEs को तो बिल्कुल नहीं भूल सकते, जो पहले से ही 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं। और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो गिग इकोनॉमी एक ज़बरदस्त अवसर है। आज इसमें करीब 1.8 करोड़ वर्कर्स काम कर रहे हैं, और अंदाज़ा है कि 2030 तक ये आंकड़ा 9 करोड़ तक पहुंच सकता है। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये अब सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि Tier 2 और Tier 3 शहरों में भी तेज़ी से फैल रही है। लेकिन एक मिनट, सिर्फ जॉब्स के नंबर बढ़ाना ही काफ़ी नहीं है, हमें उनकी क्वालिटी पे भी फोकस करना होगा। और साथ ही ये भी पक्का करना होगा कि डेवलपमेंट का फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचे। इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को बढ़ाना। इसके लिए क्या करना होगा? सामाजिक सोच बदलने के लिए पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने होंगे। जो केयर गिविंग का बोझ है उसे कम करने के लिए चाइल्ड केयर और एल्डर केयर में इन्वेस्ट करना होगा, और आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स जैसे रोल्स को फॉर्मलाइज करना होगा। जॉब की क्वालिटी सुधारने के लिए बेहतर सैलरी, काम करने के लिए सेफ माहौल, सोशल सिक्योरिटी और जो इंडस्ट्रियल हब्स हैं उनके पास अफोर्डेबल हाउसिंग, ये सब भी बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें मिलकर ही वर्कर्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाती हैं। और आखिर में ये पूरी एम्प्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी सिर्फ आज के लिए नहीं है, बल्कि ये भारत के लॉन्ग टर्म विजन से जुड़ी हुई है। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारे देश के भविष्य का सवाल है। जैसा कि संजीव बजाज ने बहुत खूब कहा है, रोजगार सृजन एक कॉम्पिटिटिव भारत के निर्माण और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के उस बड़े विजन का एक जरूरी हिस्सा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर हमें अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा फायदा उठाना है और एक सस्टेनेबल ग्रोथ हासिल करनी है, तो रोजगार को एक नेशनल प्रायोरिटी बनाना ही होगा। इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया तो कृपया इसे शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।